हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, नोट्स ओपन करो और बढ़िया से नोट्स बनाओ और आज के क्वेश्चन बैंक जो हम बना रहे हैं इस चैप्टर का उसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओम्स लॉ समझने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझना चाहिए था, हमने समझ लिया लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, फिर दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो बिना देर के करते हैं शुरू। ठीक, तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है आपका बेटा इलेक्ट्रिक करंट। आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि चार्ज को मूव कैसे कराना है। क्या सीखा था बेटे लास्ट लेक्चर में? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा, है ना। जो हमने लास्ट लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़िया से समझो। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस समझोगे तो आज की बात जो है वो आपको बहुत तगड़ी तरीके से क्लियर होगी, है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो करंट का मतलब क्या है। करंट का मतलब, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो वहां पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में जो है चीजें समझाई थी कि करंट क्या होता है। करंट का मतलब, अभी मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं। करंट का अगर मैं मतलब देखूं, करंट का मतलब होता है सिंपली किसी भी चीज का फ्लो करना, है ना। करंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का फ्लो करना। अब अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो वाटर भी फ्लो करता है, हवा भी फ्लो करती है ना। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लो करना, करंट का मतलब फ्लो करना। अगर मान लो पानी, वाटर फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है बेटा? अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम बोलेंगे वाटर करंट। क्या बोलेंगे? वाटर करंट। सिंपल सी चीज। करंट का मतलब फ्लो करना। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर करंट। अगर फ्लो कर रही है एयर तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एयर करंट। क्या बोलेंगे? एयर करंट। ठीक है। अगर फ्लो कर रहे हैं चार्जेस। क्या फ्लो कर रहे हैं? चार्जेस। याद है लेक्चर नंबर 1 में चार्ज समझाया था, है ना। अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं चार्ज, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की सबसे सिंपल आसान डेफिनेशन यही है। चार्ज के फ्लो करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसको डिटेल में समझेंगे। मोटी बात ये है ना, कि अगर चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज के फ्लो करने को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक, ये रहा करंट, फ्लो कर रहा है चार्ज के फ्लो करने से। अब ये चार्ज क्या होता है, ये इसके लिए आप जाइए बेटा लेक्चर नंबर 1 में, वहां बहुत डिटेल में तुमको समझाया है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का छोटा जो है वो आपको समझ में आ रहा है। मोटी बात ये है कि भाई चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं तो बनेंगे करंट। तो पहले मैं समझाता हूं आपको कुछ कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन करंट बनने के लिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है मतलब करंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपन डेफिनेशन पे जाएंगे। सबसे पहली चीज, जो कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो करना चाहते हो, जिस कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो करना चाहते हो, उस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, चार्जेस शुड बी इन मोशन। कैसे होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए, रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, भागते रहने चाहिए। चार्ज जितने भी हों, जिस भी कंडक्टर में आपको करंट फ्लो करना है उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे चार्ज बेटा कहाँ होने चाहिए? मोशन में होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको करंट बनाना है तो। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोशन होना चाहिए। डायरेक्शन of all the charges should be same। सारे चार्ज की मूव करने की जो डायरेक्शन है, सारे चार्ज मान लो
इस डायरेक्शन मूव करें तो जितने भी जो भी कंडक्टर के जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे इसी डायरेक्शन मूव करेंगे। अगर एक चार्ज इधर मूव करे तो सारे चार्ज इस तरफ मूव करने चाहिए। किसी भी एक डायरेक्शन में कंडक्टर के सारे चार्ज मूव करने चाहिए, तब ही बनेगा करंट। तो पहली कंडीशन, चार्ज होने चाहिए मोशन में भी कौन से, सेम डायरेक्शन में, सारे चार्ज सेम डायरेक्शन भागने चाहिए। तो कौन सी चीज है बेटा, जल्दी बताओ, कौन सी चीज है जो सारे चार्जेस को एक ही डायरेक्शन में भागने में हेल्प करेगी? वो चीज है आपकी, वो जादुई चीज है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जाइए फटाफट लेक्चर नंबर 2 देखिए, फिर देखकर इधर आइए, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्या ये बात क्लियर है? करंट कब बनेगा? जब सारे चार्ज मोशन में हो और सारे चार्ज सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो अब करंट की डेफिनेशन सुनो। किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो जैसे कि मैं आपके सामने एक शेप यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। भाई 3D लाओ, 3D में चलो इसको देख लेते हैं, है ना। चलो जैसे हमने इसको बना लिया तो इसको हम मूव कर लेते हैं, चलिए ठीक है। हाँ, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक। ओके, इस तरीके का ये हमारा कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर का यहाँ से मैं बोलूँ कि मैंने इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज क्या होता है नॉर्मली, मैंने बताया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में कि कंडक्टर अगर मेटेलिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बीच में एक एरिया बना दिया। इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए 1 सेकंड में, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए 1 सेकंड में, उसी को हम बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन ना बोल के आप उसको क्या बोलेंगे, चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 10⁻⁻19। तो कितना चार्ज फ्लो कर गया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में, कितना चार्ज फ्लो कर गया एक ही डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या क्या बात है आपको, डेफिनेशन क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी कंडक्टर के कितना चार्ज फ्लो हुआ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बोलो डेफिनेशन क्लियर है? बढ़िया से देखो डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब बेटा, रेट का मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझ में आया ना? क्रॉस सेक्शन का मतलब ये, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, any cross sectional area of the conductor is called electric current। बढ़िया से डेफिनेशन हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक करंट, और बढ़िया से जो डेफिनेशन है वो नोट कर लो, है ना। चलो कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ बेटा, है ना। चलो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? कोई परेशानी हो तो बता देना, ठीक। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज को मेजर करते हैं कुलम्स में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्टेज में, करंट को मेजर करते हैं मतलब करंट की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, याद कर लेना बेटा, आज ही याद हो जाना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको मेजर किससे करेंगे, मतलब कोई डिवाइस आता है क्या? जैसे स्पीड के लिए आता है स्पीडोमीटर, है ना। कल हमने बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ऐसे ही करंट इज measured by a device called एमीटर, ठीक। नोट कर लेना एमीटर कैसे दिखता है, कैसे पहचानोगे? अगर ऐसा गोल गोल सा कुछ हो, उसके अंदर अगर ए लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा? ए लिखा हो, या फिर
मिली एम्पियर इस तरीके से एम स्मॉल एम और ए लिखा हो, या फिर ऐसा गोल गोल और म्यू ए लिखा हो, इसका मतलब है मिली, इसका मतलब है मिली, इसका मतलब है माइक्रो एम्पियर, है ना। ये सारे एमीटर होते हैं। अगर किसी डिवाइस के अंदर ऐसे ए लिखा है, मिली एम्पियर लिखा है, माइक्रो एम्पियर लिखा है, तो ये सारे क्या होते हैं, एमीटर होते हैं। ये सब क्या मेजर करते हैं बेटा, करंट को मेजर करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो। बढ़िया से समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, ऐसा यूनिट समझ में आ गई। करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मान लो ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस छोड़ो, अभी तुमने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, कन्फ्यूजिया जाओगे। इसके लिए तुम इसको मान लो, जैसे हमने लगा दिया एक बल्ब, क्या लगा दिया बेटे, एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ हमने लगा दी एक बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी। बैटरी का साइन होता है ये, ठीक। ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। कल समझाए थे बेटा, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है, भारी कमी है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारी मात्रा में है, ठीक। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो जो करंट है, ध्यान रखेंगे, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां पे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, कहां पर, नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरीके से। तो बात ये है, स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। करंट ऑलवेज flows in the opposite direction of motion of electrons, in the opposite direction of motion of electrons। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गया, करंट इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो करंट इधर जाएगा। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अच्छा मान लो प्रोटॉन इधर गया तो करंट भी इधर जाएगा। बात समझ रहे हो, करंट ऑलवेज फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर गया तो करंट भी इधर जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। तो ये बात लिख लो, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो और नेगेटिव चार्जेस भी बोल सकते हो, ठीक। और इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि करंट ऑलवेज flows in the same direction of motion of positive charges। पॉजिटिव चार्जेस जितने होंगे, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। प्रोटॉन इधर गया, करंट भी इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट इधर जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बढ़िया से बेटा दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कभी कभी पूछी जाती है, ठीक है। चलो नोट कर लिया। इसके बाद एक चीज पूछी जाती है कि भाई कन्वेंशनल करंट नाम की क्या चीज होती है ना। कुछ नहीं होता, आपको इतना याद रखना है कन्वेंशनल करंट के लिए, जब भी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उस डायरेक्शन में करंट बनेगा। ये बात हम समझते हैं। इसी करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन के लिए सिर्फ,
डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से बोल देते हैं। अब इसकी कहानी जाननी है ना, तो हमें बहुत पहले पुराने ज़माने में जानना पड़ेगा। चलो फटाफट से सुना देते हैं तुमको। हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जब हमें ये नहीं मालूम था कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो हम बोल देते थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बाद में पता चला तो कि भाई मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं हो रहे हैं। और हमने पहले डेफिनेशन दे दी थी बहुत टाइम पहले, ये डेफिनेशन दे दी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उस डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो हमने पहले डेफिनेशन दी थी पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। लेकिन बाद में ये पता चला 1903 में कि जब 1903 या 1900 के आसपास जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि कंडक्टर्स के अंदर, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भागता है। और हम डेफिनेशन क्या बोल चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएंगे उस डायरेक्शन में करंट बनेगा। और बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो इसको साइन कन्वेंशन ठीक रखने के लिए हमने ये बोल दिया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये सिर्फ किस लिए बोला, ताकि जो हमने पहले जो बात मानी है उसको गलत ना किया जाए, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो जो पुरानी चीज थी ना उसको हमने मेंटेन रखा है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे, उसके लिए हमने अलग से नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। क्या नाम बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट कभी पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, करंट विच फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इस पॉइंट को लिख लो, इस पॉइंट को बेटा अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। देखो, जब हम सर्किट में ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट मतलब हमने बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं। देखो करंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। करंट के लिए दो कंडीशन बताई, सारे इलेक्ट्रॉन से सारे चार्ज कहाँ भागने चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन में। देखो जैसे यहाँ भाग रहे हैं सारे सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं सब, तो इसमें करंट बनेगा, इसमें करंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ऑल charges are moving in random directions, तो रैंडम डायरेक्शन में तो बेटा आपका करंट नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, ठीक है। करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। Q का मतलब है चार्ज, Q का मतलब है चार्ज, और यहां पर T का मतलब है समय। कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एक सेकंड में बेसिकली ऊपर रखना है चार्ज, नीचे रखना है टाइम। एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हुआ उसी को हम बोलेंगे करंट। जैसे मैं बोलूं कि भाई 5 सेकंड में, समझना ध्यान से, अगर 5 सेकंड में 100 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, 100 कूलम। तो करंट किसको बोलोगे, एक सेकंड की वैल्यू निकालो। एक सेकंड की वैल्यू कैसे निकालोगे, 100/5। अरे भाई समझना, 10 चॉकलेट 100 रुपए की आ रही, अब समझ में आएगा। 10 चॉकलेट 100 रुपए की आ रही, तो एक चॉकलेट कितना रुपये की आएगी भाई, 10 चॉकलेट 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट 100 अपॉन क्या कर देंगे 10, डिवाइड कर दो, कितनी आ गई 10। 10 चॉकलेट 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने की, 10 रुपए की। हमने एक चॉकलेट के लिए क्या किया, डिवाइड किया ना। सिमिलरली यहाँ 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ 100, एक सेकंड में कितना होगा 100/5। इस 5 से क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 20 को हमने क्या बोल दिया, इतना करंट बनेगा। एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हुआ उसी को हमने बोला करंट। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, फॉर्मूला नोट करो फटाफट से, Q/T, वेयर Q इज चार्ज, T इज टाइम। अच्छे से नोट करके रखो, ठीक। चलो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। क्वेश्चन लिखो, इससे पहले एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, अभी हमने बात की करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या करंट के पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है। कैसे है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ में, करंट कहाँ जाएगा, साउथ में, नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। तो करंट के पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है, बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई ये कैसे हो गया, 9th में तो हमने ये पढ़ा था कि भाई स्केलर वो होगा जिस पे मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर वो होगा जिस पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी स्केलर है वाई।
तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वाई। ध्यान से समझना बेटा, है ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इस बात का। देखो होता ये है, फिजिक्स के अंदर दो तरीके के सम होते हैं। फिजिक्स के अंदर दो तरीके के सम होते हैं। एक को हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। क्या बोलते हैं आप, अलजेब्रिक सम, ठीक है बेटा। और एक होता है आपका वेक्टर सम। एक होता है अलजेब्रिक सम, एक होता है आपका वेक्टर सम। अलजेब्रिक सम बोले तो 2 + 2 4 आएगा, आपको मालूम है। 5 + 5 कितना आएगा 10, 1 + 1 कितना आएगा 2। ये जो आप मैथ्स में डेली लाइफ में आप यूज करते हो, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। अब वेक्टर सम क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक तरीके का सम होता है। ये सिर्फ उन क्वांटिटी के लिए यूज होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को आप 2 + 2 4 नहीं बोल सकते, उनके लिए एक अलग पूरा एक सिस्टम है कि भाई नहीं, आपको इस तरीके से उनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इनका सिस्टम जो है ना, सिस्टम अलग है इनका। बात समझ में आ गई। वेक्टर को आप 2 + 2 4 करके नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग तरीका, उसको हम बोलते हैं वेक्टर सम। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 चीज़ें उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। आपने 9th में 2 पढ़ी ना, लेकिन बेसिकली कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर सम को भी फॉलो करना चाहिए। अगर वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो हमारा जो करंट है वो इस वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता, जैसे मान लो हमने यहाँ से एक वायर लिया, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ हमने किया, ये कितना आ रहा है 3 एम्पियर। बोलो इसमें कितना जाएगा, हमें पता है 5 एम्पियर। करंट फॉलो करता है अलजेब्रिक सम को। लेकिन वेक्टर होने के लिए 3 प्रॉपर्टी होने चाहिए, है ना। तो ये लिख लो साइड में कहीं, वेक्टर हिंदी में लिख लो बेटा। वेक्टर होने के लिए 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर सम को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर सम क्या होता है वो आप 11वीं में पढ़ना, अभी आपके लिए नहीं है, बस याद कर लो कि वेक्टर सम फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि since current does not follow vector sum, that is why current is a scalar quantity. That is why current is a scalar quantity. क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो यहां से जो थ्योरेटिकल चीजें जो पूछी जा सकती है वो हमारी ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि भाई न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। ये नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये हो गया, अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये भी लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 + 2 4 ऐसा होता है। इसमें 2 + 2 4 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, वेक्टर सम अलग होता है और आपका अलजेब्रिक सम जो है वो अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए बेटा, बहुत बढ़िया बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन नोट करो, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है वो सॉल्व करके भी रखो, आंसर चेक करेंगे। और जिनको बेटा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आता है ना कि सर समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना, हम एक एक चीज़ तुमको बढ़िया समझाएंगे इसमें, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे प्यारा तरीका ये है कि आप सबसे पहले लिखो बेटा गिवन। क्या लिखो, गिवन देखो क्या क्या है। करंट कितना दे रखा है इसके अंदर, आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर। 2 मिनट्स कि भैया एक करंट फ्लो हुआ 2 मिनट के लिए, तो समय दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट्स दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कुल मिला के आपसे पूछा है चार्ज, मतलब क्यू पूछा है आपसे। क्यू बताइए, फॉर्मूला तुम जानते हो क्या? हाँ तुम जानते हो बेटा, तुम जानते हो, फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, Q/T। आई का वैल्यू कितना दिया है 10 एम्पियर। Q का वैल्यू आपको फाइंड करना है। टाइम कितना दिया 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट का अब समझ लो, याद कर लो
कि जब भी टाइम की वैल्यू पुट करूंगा फिजिक्स में, कभी भी किसी भी फॉर्मूले में, याद कर लो 11वीं हो, 12वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, कहीं भी कोई सी क्लास में हो, अगर टाइम की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो आप हमेशा किस में करेंगे? सेकंड्स में करेंगे। किस में करेंगे बेटा? ऑलवेज सेकंड्स में, क्योंकि एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है, टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो, आप सबको उनके एसआई सिस्टम में ही पुट करोगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए 2 मिनट को 2 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा? 1 मिनट में होता है कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितना होगा? कितना होगा? 2 × 60 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 120 सेकंड्स। तो कितना टाइम दे रखा है? 120 सेकंड्स। चलिए चार्ज कितना आएगा? इसको इधर ले जाओ, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास? 1200 कूलम। कितना आंसर आ गया आपके पास? 1200 कूलम। क्या ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? इंटू कर दिया हमने, इसको इधर ले गए, तो 120 × 10 कितना हो गया? 1200। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन देखो बेटा बोर्ड में 2013 में आया था, ठीक है, नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार बना के लिखना है। इस क्वेश्चन से तुमको एक नई चीज सीखने मिलेगी। हालांकि जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है ना, उनको ये चीज मालूम है, बट अप्लाई कैसे करना है? क्या पूछा है? इफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ ये बताओ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ? तो हम जानते हैं कि भैया I इक्वल्स टू होता है Q/T। अब पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो एक हमने लेक्चर नंबर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का। क्या फॉर्मूला था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला था, Q = NE। याद है क्या? यस सर याद है। तुमको चार्ज पता हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो, तो तुम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये जो Ne है, इसको तुम पुट कर दो Q की जगह। देखो Q की वैल्यू क्या होती है? Ne, तो लिख दिया हमने NE/T। जो n है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो E है, E का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना दे रखा है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है। पुट करो, चलो। I की वैल्यू कितनी दी है? 10। मुझे n की वैल्यू चाहिए। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय टाइम कितना दे रखा है? 120 सेकेंड। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? n का वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू चाहिए, n को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले आओ। 120 देखो डिवाइड में है, जो भी चीज डिवाइड में होती है वो जाती है ऊपर इनटू में, तो ये 10 के पास चला जाएगा, 120 चला जाएगा 10 के पास, तो 10 × 120 डिवाइड बाय, देखो 1.6 × 10⁻⁻19 ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा डिवाइड में। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो नीचे डिवाइड में आती है, और जो चीज डिवाइड में होती है वो कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। तो इसको एज इट उठा लो या रख दो नीचे, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर ये तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो बताते हैं। तो क्या करा जाए, सबसे पहले जो 10⁻, देखो नीचे लिखा है -19, इसको लेके जाओ ऊपर। तो याद रखना है, नीचे पावर अगर माइनस में है तो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस, और अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके हो जाएगी बेटा माइनस। कैसे होगी देखो, 10 × 120। अब मैं इस माइनस पावर को मैं ऊपर लेकर आऊं, तो नीचे देखो माइनस से 10 और -19, यहां पर हो जाएगी 10⁻+ 19 डिवाइड बाय, नीचे कितना है 1.6। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ता है बेटा 10 बढ़ता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो नीचे क्या बचा 16। अच्छा इस 10 और इस 10 की इंटू कर दो, 10 × 10 कितना हो गया 100, इंटू क्या हो गया 120, इंटू क्या हो गया 10⁻19, और नीचे क्या हो गया 16। चलो डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 × 4 = 16, 4 से 16 को डिवाइड किया। अब 4 से 120 को भी डिवाइड कर दो, 4 × 3 = 12, और फिर 0 एज इट इज। तो 4 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 30। ठीक, चलो अब 4 से एक काम करो, 100 को डिवाइड कर दो। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 25। 4 से 100 को डिवाइड करो। अरे ये तो आता होगा यार 10th क्लास में यार, अपन ऐसे मत करो यार। है 4 दूनी 8, माइनस करा कितना बचा 2, 0 लिख दिया, 4 पंजे 20, आ गया आंसर 25। अब इस 25 की इंटू कर दो 30 से, करो इंटू, तो ये आएगा 0, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 7,
10 टू द पावर 19। ये आ गया आपके पास n की वैल्यू और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, ये आंसर है। अब इसके अंदर आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? देखो पहले इतना नोट करो, फिर बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं। इतना नोट करो बढ़िया से। तो ये तो यहां तक तो हो गया आपके फर्स्ट का सॉल्यूशन और यहां से हो गया आपके सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कर लिया? नोट कर लिया? बढ़िया, आगे बढ़े। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे। आंसर आया है आपका आंसर आया है बेटा 750 इंटू 10 टू द पावर 19। 750 आएगा ना, 0 3 बजा बना हुआ है। हाँ ठीक है। अब देखो मुझे पॉइंट जो है वो पीछे लेके जाना है। अगर ये पावर प्लस है, अगर ये पावर प्लस में है और आपको पॉइंट लगाना है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलती है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है उसके बाद हमेशा आप डेसिमल में आंसर लिखो। तो जैसे लिखा है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा कि आप इसको ऐसे लिखो 7.50 10 टू दी पावर समथिंग समथिंग, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो मुझे यहाँ पे 0 को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं 0 कर दूंगा कितना? 21, क्योंकि जब आप इंटू करोगे तो देखो पावर जो वो कम होती जाएगी, है ना। तो जब भी आप डेसिमल लगाओगे ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव पावर है, तो अगर डेसिमल को आप पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो पावर आपकी इंक्रीज होगी। इसको सॉल्व करके देखो। चलो मैं इसको लिखता हूँ 7, मैं इसकी पावर में से एक पावर कम कर लेता हूँ, मैं 10 लिख देता हूँ। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 21 थी, एक 10 मैंने निकाल लिया तो 10 की पावर कितनी हो गई? 20। मैं 10 की 8 से इंटू कर दूँ तो कितना बचेगा? 75.0 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा? 20। मैं एक और 10 अगर इससे निकालूँ 75.0 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 19। एक पावर मैंने और निकाल ली। अब 10 की इंटू करूँगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 750 10 टू दी पावर 19। ठीक है, क्या बात क्लियर? तो वापस मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आ वही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखना अगर पावर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये वाली पावर पॉजिटिव है और पीछे की तरफ आपको एरो लेके जाना है तो ये वाली वैल्यू हमेशा बढ़ेगी और आगे की तरफ लेके जाओगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा कम होगी। लिख लो साइड में। चलो इसको अच्छे से लिखा देते हैं, है ना। समझ में आ गई ना बात? इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। लिखा देते हैं साइड में कि अगर पावर पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है तो पहला वन डेसिमल लेफ्ट में मूव करने पर लिख देता हूँ। डेसिमल लेफ्ट में मूव करने पर पावर इंक्रीज होगी। ध्यान रखना ये कब लगाना है? जब पावर पॉजिटिव हो तब। और राइट के लिए अगर लेके जाओगे तो डिक्रीज होगी सिमिलरली, है ना। डेसिमल राइट में मूव करने पर क्या होगा बोलो? राइट में मूव करने पर पावर डिक्रीज होगी। याद रखना, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? मुझे कहाँ मूव करना है? बोलो उनमें से ना, मुझे लेफ्ट में मूव करना है। कितना डेसिमल लेफ्ट में मूव करना है? 1 2। लेफ्ट में मूव करने पर पावर इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? कितनी डेसिमल आप ऊपर लेके गए? 1 2, तो कितने डेसिमल ऊपर चली जाएगी ये? मतलब कितने पावर बढ़ जाएंगी इसमें? 2। जितना डिजिट आप पीछे लेके जाओगे उतनी पावर इंक्रीज कर दो। 1 2, तो 2 पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7.50 इंटू 10 टू दी पावर 21 इंक्रीज हो गई। और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। ठीक है, नोट कर लो बढ़िया से। ये चीज़ें जो है नोट कर लो, यही आपको कैलकुलेशन में जो है हेल्प करेगी बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से नोट करो और आंसर निकालो। इसका आंसर मुझे चाहिए फटाफट। और बेटा आप कमेंट्स में बताते नहीं हो यार किसका आंसर आया किसका नहीं आया, बताना चाहिए ना, पता तो चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आंसर आ गया।
पॉज करके बेटा आंसर निकालो, ठीक। फिर चेक करना आंसर किसका सही है और कमेंट में बताना कि तुम्हारा सही आया था, ठीक है। चलो गिवन देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दे रखा, करंट दे रखा I = 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस से n निकालना है, क्या निकालना बेटा, n निकालना है, थ्रू ए कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड बेटा, 2 सेकेंड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तुमको पता है फॉर्मूला भी सिखाया तुमको, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे फॉर्मूला लगाओगे तुम Ne/T, और जब भी चार्ज पूछेगा तो तुम फॉर्मूला लगाओगे I = Q/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ये लगा दो, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, एन तुमसे पूछा है, ई की वैल्यू तुम जानते हो 1.6 × 10⁻⁹, टी की वैल्यू कितनी दी है 2 सेकेंड्स। तो इसको ले जाओ इधर, और ये देखो डिवाइड में था तो इनटू में जाएगा, तो 5 × 2, जो इनटू में है वो किधर आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा, 10⁻⁻ कितना हो गया -19। कोई दिक्कत, इसको कहाँ लेके जाना है तुमको, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 5 × 2 जा कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ऊपर लेके गए तो कितना हो गया +19, और इधर कितना हो गया 1.6। डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, ऊपर कितना हो गया 100, डिवाइड बाय कितना हो गया 16, 10⁻⁻ कितना हो गया 19। चलो करो डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, 25 को 4 से डिवाइड करो, होगा तो नहीं, पॉइंट में जाएगा, हमें पॉइंट में ही चाहिए। चलो डिवाइड करो, कितना होगा 6 चौक 24, कैरी 1, 4 दूनी 8, 2 0 4, 6.25, आंसर कितना आएगा बेटा 6.25, 10⁻⁹ आंसर। अब इसमें तुमको डेसिमल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद आ रहा है। देखो ये वाले जो हिस्सा है कि भाई 4 से 25 को कैसे डिवाइड किया, ये तो भाई आपको आना चाहिए क्लास 10th में, बट अगर फिर भी नहीं आ रहा है किसी बच्चे को तो देख लो, हम बता देते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करो, कितने नंबर 6 टाइम में जाएगा 24, कितना बचा बोलो 1, हाँ कि ना, पॉइंट लगाओ कितना होगा 0, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 4 दूनी 8, माइनस करो कितना बचा 2, पॉइंट लगाओ तो 0 बढ़ा दो, 4 पंजे कितना होगा 20, निपटा दिया, देखो निपट गया 6.25। तो आंसर आ गया आपका 6.25। किस किस का आंसर सही था बेटा, किस किस का सही था, जल्दी बताओ, सही से बताओ, आया था ना आंसर, समझ में आ रहा है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ कि ना, आ रहा है ना, बस ये तो चाहिए हमको, समझ में आना चाहिए, तुमको मजा आना चाहिए, समझ रहे हो। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तुम बताओ, इसका आंसर कमेंट्स में बताना कितना आएगा। एक करंट ऑफ 15 एम्पियर, लिखो भैया गिवन लिख लो फटाफट, गिवन लिखो 15 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखी है 15 एम्पियर, और क्या दे रखा है, टी दे रखा है बेटा 20 सेकेंड्स, क्या दे रखा है 20 सेकेंड्स। तुमसे क्या पूछा है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू कितना है निकाल लो बेटा, क्यू दे रखा हो, अभी बताया तुमको, क्यू पूछा हो तो Q/T, एन पूछा हो तो Ne/T, क्यू की वैल्यू चाहिए तो Q = T को ले जाओ इधर तो I × T, अरे क्यों निकालना है I × T, देखो लिखा है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, करंट कितना बेटा, करंट कितना 15 एम्पियर, टाइम कितना 20 सेकेंड, आंसर कितना आएगा बेटा 300 कूलम, कितना आंसर आ गया 300 कूलम आंसर। एक और चीज, आदत डालो बेटा, आदत डालो, जब भी आंसर लिखो उसके साथ में उसका यूनिट जरूर लिखो। तो एन का जब भी आंसर आएगा कोई यूनिट नहीं आएगी, कोई यूनिट नहीं लगाना है, कोई यूनिट नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई यूनिट है क्या, नहीं होती तो नंबर की यूनिट नहीं होगी, लेकिन चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम लगाना पड़ेगा। करंट निकालने को बोल दिया तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, आंसर में क्या लगाना पड़ेगा आपको, एम्पियर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर। आई होप कि आपको बढ़िया से जो है वो सारी चीज़ समझ में आई होंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन एक अलग से क्वेश्चन बैंक बनाओ, उसके अंदर अभी से बढ़िया से लिखते जाओ और उनको सॉल्व करते जाओ। जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके पास 30-40 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के सॉल्व वाले, फिर मैं आपको एक लास्ट में एक पूरा इस चैप्टर का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ, तो वो भी आप उसके अंदर ऐड कर देना। तो आपके पास चैप्टर की थ्योरी भी आ गई, चैप्टर के क्वेश्चंस भी आ गए, और आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा आप बोर्ड के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बोर्ड में इतना ही पढ़ के बहुत तगड़ा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो, और उसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही।